Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने एक असाइनमेंट दिया था आप लोग को, थोड़े दिन पहले कम्युनिटी पे पोस्ट किया था एंड काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर किया एंड सबने आंसर किया ऑप्शन डी 10 थीटा एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर। तो हम उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में इस सेशन में। इस क्वेश्चन में गिवन था आपको एक चार्ज्ड बॉल है जो कि हैंग कर रही है फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग एंड जो स्ट्रिंग है उसका मास नहीं कंसीडर करना आपको, मासलेस है तो उसमें टेंशन जो होगा वो इक्वल रहेगा हर पॉइंट पे। यदि मासलेस नहीं होती है तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है। तो स्ट्रिंग का मासलेस होना जरूरी है यदि आप उसमें टेंशन टी कंसीडर कर रहे हैं थ्रू आउट दैट स्ट्रिंग, which makes an angle theta with a large charge conducting sheet। एक conducting sheet से वो theta angle बना रही है। So the surface charge density sigma of that conducting sheet is proportional to। तो यहाँ पर जो infinitely long conducting sheet रहेगी उसकी वजह से जो electric field रहता है आपके पास, that is going to be sigma by epsilon naught। Sorry, यहाँ पे sigma by epsilon naught होगा। I've done one mistake here guys, क्योंकि कंडक्टिंग शीट है ना तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम नॉन कंडक्टिंग शीट की बात करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से 2 हटा दीजिए हर जगह से। सो यहाँ पर उससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही पूछा है किसके प्रोपोर्शनल है, बट आपको पता होना चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए आपको जो स्ट्रिंग में टेंशन टी है इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं, और ये जो बॉल है इस पर चार्ज क्यू है। तो क्यू पे जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ही इसी डायरेक्शन में लगेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक फोर्स लगता, और ये फोर्सेस जो है वो टेंशन के कंपोनेंट्स को बैलेंस कर देंगे। जैसे इसका वेट जो है वो टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा और क्यू ई जो है वो टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हमें दो रिलेशंस मिल रहे हैं, क्यू ई इज क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा हो गया एम जी के इक्वल। तो यहाँ से 10 थीटा आपको मिल जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम जी, यानी जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टिंग शीट दैट इज प्रोपोर्शनल टू 10 थीटा। सो आई होप क्लियर होगा अच्छे से। ध्यान रखिएगा नॉन कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग पहले पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है रो ऑफ आर क्यू आर अपॉन पाई आर टू द पावर 4 फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस R1 डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अभी इसको गॉस लॉ से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चेक करिए पहले पॉज करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है, लास्ट में मैच करेगा और बहुत फास्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी आर। तो यहाँ से जो एक स्फेरिकल एलिमेंट मिल गया हमें यहाँ से, तो जो चार्ज रहेगा एलिमेंटल शेल पे दैट कैन बी गिवन एज डी क्यू एंड रो डी वी, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बताता है कि यदि आपके पास एक क्लोज सरफेस है तो आप उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उस चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पे। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ली, यहाँ पर कहीं गॉसियन सरफेस आप ले सकते हैं, और उसकी जो रेडियस है वो आप आर कंसीडर कर लेंगे। तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन रो डी वी अपन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपको जो है R1 कंसीडर करनी होगी, R1 पे गॉसियन सरफेस है ना, यहाँ से इस पॉइंट पे निकालना है जो कि R1 डिस्टेंस पे है। तो ये जो पॉइंट P होगा यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस आप लोग स्फेरिकल कंसीडर कर लेंगे इस टाइप की, और इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी रो की क्यू आर अपॉन पाई आर टू द पावर 4 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। तो इसकी वैल्यू 4 पाई मिल जाएगी आपको। इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा दिए, थीटा के लिए 0 टू पाई, फाई के लिए 0 टू 2 पाई एंड इसके लिए 0 टू R1। तो R1 तक कितना चार्ज है इनक्लोज वो इसमें आ जाएगा, और क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम जब करेंगे तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर से ये पावर 2 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। So Q R1 square upon 4 pi epsilon naught R to the power 4 R cap will be the correct answer. That is your option A.
सो कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का जो है करेक्ट आंसर आया। पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा बट बताया नहीं कमेंट करके, या तो आपने सॉल्व नहीं किए क्वेश्चंस, क्योंकि सॉल्व करते तो एक्साइटमेंट रहता बताने का कमेंट सेक्शन में, या फिर आपने सीधा सोल्यूशंस देख लिया और सोए सोए क्लासेस देख ली, बस सॉल्व कौन करेगा, पेपर पेन कौन उठाएगा, है ना, कौन क्वेश्चन पढ़ेगा। इन क्वेश्चंस को आप दिमाग में माइंड में भी कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है पेपर पेन उठाने की। सीधा देखो और कोशिश करो कि हाँ इस क्वेश्चन में ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है आपके पास, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। सेम लेंथ की दो स्ट्रिंग से दो स्फेरिकल चार्ज्ड जो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं वो कनेक्टेड है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर। दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। When suspended in a liquid of density 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन्स द सेम। यानी हमने उसको क्या करा, उस चार्ज पार्टिकल को, जो चार्ज स्फीयर्स हैं पूरे सिस्टम को हमने एक मीडियम में रख दिया जो कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, तो एंगल अभी भी सेम है। ध्यान से देखिएगा, एंगल रिमेन्स द सेम, दैट विल बी द कंडीशन जहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सोचना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे। तो पूरा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसकी पूरी एक इमेज, पूरी एक पिक्चर यदि आपके माइंड में पिक्चराइज हो रही है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। क्वेश्चन को पढ़ के एक इमेज बननी चाहिए, वो इमेज बन रही है कि नहीं ये चेक करिएगा। If density of material of sphere is 1.6 gram per centimeter cube, so the dielectric constant of the liquid is। आपको लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बताना है जब वो डेंसिटी जो स्फेरिकल मटेरियल है उसकी 1.6 ग्राम है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ये मैंने अभी कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया है, तो देखते हैं कितने लोग इसे आंसर कर पाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन में आपको ये समझना होगा कि कंसेप्ट है जब आप किसी मटेरियल को एक लिक्विड में रख रहे हैं, यानी किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में रख रहे हैं, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको बॉयंसी फोर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सो जब भी हम किसी लिक्विड में किसी वेट को डिस्प्लेस कर देते हैं या हम उसे रखते हैं वहाँ पर, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना वेट तो एक्सपीरियंस करता ही है, लिक्विड जो है वो उस पर एक बॉयंसी फोर्स भी लगाता है। तो उसका जो वेट होता है ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम एज द ओनली mg वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फोर्स ऑफ बॉयंसी भी काम करता है। एफ बी जो है दैट इज बॉयंसी फोर्स। तो ये जो बॉयंसी फोर्स है ये इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, जो कि जितना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, आपने इससे लिक्विड में डाला है बॉल को, तो ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो इस पर क्या करेगा, एक बॉयंसी फोर्स लगाएगा। एंड ये जो फोर्स होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जो इसका वेट है mg, एंड कितना लिक्विड का डेंसिटी है और कितनी सॉलिड की डेंसिटी है उसके इक्वल होता है। तो बॉयंसी फोर्स इज mg रो एल अपॉन रो एस, इसके इक्वल रहता है। यानी जो वेट हो गया यहाँ पर, जो इफेक्टिव वेट रहता है बॉयंसी फोर्स लगने के बाद इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज mg माइनस mg रो एल अपॉन रो एस, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रो एस इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर। आप देखते हैं कि इसका जो टोटल मास हम लेते हैं ना, डेंसिटी को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम हम लेते हैं इसका लिक्विड का, और जितना डिस्प्लेस हुआ है और इसका स्फीयर का वॉल्यूम, तो दोनों के जो डेंसिटीज है उनकी टर्म्स में आंसर मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है। तो डब्ल्यू इफेक्टिव आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है और उसमें गिवन होता है कि आपने मटेरियल को किसी लिक्विड में डिस्प्लेस कर दिया है, देन ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर जो वेट होगा वो हमेशा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वेट जो कि mg था पहले, उसमें से mg रो एल अपॉन रो सॉलिड, जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी और जो सॉलिड आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। डब्ल्यू इफेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके बॉयंसी फोर्स से रिलेटेड, इट्स mg एंड 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो केस है, ये जो सिनेरियो है, इसमें क्या गिवन है कि शुरू में आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है और एक फाइनल कंडीशन गिवन है। तो इनिशियली देखिए क्या हो रहा है और फाइनली देखिए क्या हो रहा है। वी आर हैविंग टू कंडीशंस। इनिशियली आपके जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनसे एक दो स्फेरिकल चार्ज बॉल्स जो हैं इन पे मान लेते हैं चार्ज क्यू है, ये दोनों एक दूसरे से
इस तरीके से अटैच्ड है कि इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन गिवन है। सिमिलरली फाइनल सिचुएशन में आपने क्या किया है, इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में रख दिया है, स्टिल द एंगल इज सेम। तो अभी यहाँ पर आप थीटा मानेंगे तो थीटा बाई 2 के लिए आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप मान लीजिए कि जो एंगल है वो एक 2 थीटा बना रही है। यहाँ पे जो एंगल है वो 2 थीटा बन रहा है। तो हम यहाँ पर यदि फोर्सेस को बैलेंस करना चाहें तो हम बोल देते हैं ये थीटा, यहाँ पर एंगल, ये हो गया थीटा, यहाँ पर भी हो गया ये थीटा एंगल, और ये भी थीटा एंगल। अब जो चार्जेस है वो हमने क्यों कंसीडर किए, यहाँ इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg इनिशियल कंडीशन में, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं r है। तो यदि r इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और इस पर q चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी यहाँ पर काम करेगा। तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और f की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो हम के में नहीं लिखते क्योंकि हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कंसीडर करना है, तो हम इसे लिख देते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया है, तो अभी यहाँ w फैक्टर वेट जो है वो mg नहीं होके कितना लग रहा है, mg 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, ये वेट यहाँ पर काम कर रहा है। और जो फोर्स है अभी वो भी चेंज हो गया है क्योंकि फोर्स डायलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करता है। सो एफ डैश जो है वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये चेंजेस यहाँ पर हो गए हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब सिमिलरली जिस तरीके से हमने फोर्सेज और उनके कंपोनेंट्स लिखे हैं, सेम वे में हम टेंशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये टेंशन है यहाँ पर, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। सो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको टी कॉस थीटा, एंड यहाँ से मिलेगा एक कंपोनेंट आपको टी साइन थीटा का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट, इस डायग्राम से लिख सकते हैं दैट टी साइन थीटा इज बैलेंसिंग क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो सेम क्वेश्चन है जो आपने किया था थीटा एंगल पे, जो आपने वैल्यूज़ ली थी ना उस असाइनमेंट क्वेश्चन में, सेम वैसा ही है। तो टी साइन थीटा जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो गया, और टी कॉस थीटा यहाँ पे इक्वल हो गया mg के इक्वल, वेट के इक्वल। अब सिमिलरली यहाँ पर जो टेंशन है वो भी काम कर रहा है स्ट्रिंग में, तो यहाँ से जो हम टेंशन मान लेते हैं टी डैश है, ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट क्योंकि अभी ये मीडियम में आ गया है, एंड एंगल सेम है, तो ये टी डैश कॉस थीटा मिलेगा यहाँ से, और यहाँ मिलेगा आपको टी डैश साइन थीटा। तो यहाँ से जो इक्वेशंस आपको मिलेंगी वो क्या मिलेगी, टी डैश साइन थीटा इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा आपको टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, दैट इज इक्वल्स टू w फैक्टर। ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल चुकी हैं। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एंगल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो जो टेंशन है वो चेंज हो गया है, तो टेंशन के टर्म्स को हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई mg एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से भी डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा यहाँ पर mg 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई है। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, बोथ आर इक्वल, तो दोनों को हम यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट कर देंगे क्यू स्क्वायर 4 पाई mg एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर mg 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस से। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, mg भी कैंसिल हो गया। तो बस अभी कुछ नहीं है, सारी जो वैल्यूज़ हैं आप उन्हें रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए वी कैन राइट 1, यहाँ से सॉरी एप्सिलॉन आर कट कर दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, और एप्सिलॉन आर आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। बस वैल्यूज पुट कर दो, 1/1 माइनस, अब लिक्विड की डेंसिटी हमें गिवन थी
डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़ 1.6 एंड लिक्विड इज़ 0.8। तो लिक्विड की 0.8, मटेरियल की 1.6। सो ये 1 माइनस 1/2 आ गया यहाँ पर। सो इट्स 1/1/2। सो 2 विल बी योर आंसर। तो एप्सिलॉन आर किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। सो मैंने अभी इंस्टेंट ही पोस्ट किया कम्युनिटी पे, और वीडियो में मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। सो गाइस ठीक है, आप लोग देख लेना यहाँ पे सोल्यूशन, और देखना कितने लोगों ने ट्राई किया और सही किया। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सुरभि लाइव कोड ज़रूर से यूज़ करें 10% डिस्काउंट के लिए। थैंक यू एवरीवन।